हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक तो क्या लेसन चल रहा था, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था कि इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, क्या कुछ क्या नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके जो एंगल्स जो अपन ने डिफाइन किए थे वो भी मैंने आपको समझा दिया था, है ना। दो एंगल इसमें चलेंगे, है ना। पहला तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, दूसरा एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसको उन्नयन कोण और इसको अवनमन नमन, ठीक है। मैंने बता भी दिया था ये क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे सीधा क्वेश्चन की ओर। तो देखो क्वेश्चन कैसे करना है। देखो जो भी क्वेश्चन दे रखा है ना, वर्ड्स में दे रखा होगा, वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बराबर। तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को रीड करके सबसे पहला काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को उसका चित्र बनाना है। क्या बनाना है? चित्र, राइट। उसका अपने को चित्र बनाना है। देन उसमें फिर वो क्या दे रखा है ना, गिवन क्या है, या तो हाइट दे रखी होगी, या बेस डिस्टेंस दे रखा होगा, या कुछ और दे रखा होगा, कुछ भी, है ना, एनीथिंग जो भी दे रखा है वो अपने को उसमें नोट करना है और देन क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। देखो फिगर तुम अगर बना लेते हो ना तो तुमको ईजी हो जाएगा तुम्हारे कि क्वेश्चन क्या देना है और क्या अपने को उसमें फाइंड आउट करना है। समझ में आ रही बात? तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट एन ऑन द ग्राउंड विच इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज द 60 डिग्री, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, है ना। देखिए हिंदी मीडियम वाले भी सुन लो क्या है। एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है यदि बिंदु के स्तंभ से आधार की दूरी 10√3 मीटर दूरी पर तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन से क्या ध्यान में आता है? उन्नयन कोण, मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखना, राइट। देन क्या कह रहा है, टॉप ऑफ द टावर। तो मान लो एक टावर है, राइट, ये टावर, ठीक है। देन क्या कह रहा है, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज अ 10√3, है ना। मतलब टावर का जो पॉइंट है ना, उससे बेस की दूरी कितनी है? 10√3 फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, है ना, इज द 60 डिग्री, है ना। मतलब जो उसका एंगल बन रहा है ना वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो क्या कह रहा है वो, H फाइंड आउट करो, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि कोई टावर है, राइट, एक टावर है ना। टावर का जो आधार है ना, उसका जो उससे जो उसकी दूरी है वो कितनी है? 10√3 एंड जो उसका एंगल बन रहा है वो कितना है? 60 डिग्री, ठीक है ना। तो एक टावर है, इसके टॉप फ्लोर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। और जाए उसका जो आधा, ये जो टावर का लास्ट पॉइंट है ना, उसका और उस टावर का जो एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसका पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? 10√3। देन अपने को क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करनी, ठीक। हाँ, हाइट निकालिए, ठीक है। देखो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पूरा फिगर होना चाहिए। देखो हिंदी में मैं समझा देता हूँ सीधा। एक टावर दे रखा है, ठीक है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। उसके जो टॉप फ्लोर पे जो पॉइंट है वहां से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो जहां उन्नयन कोण खत्म, जहां पे लास्ट उसकी जारी परछाई, वहां से और उस टावर का लास्ट पॉइंट की दूरी कितनी है? 10। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं किसी टावर को देख रहा हूँ, मेरी जो लेंथ होगी वो लास्ट होगी, भले मैं कितना भी ऊपर देख रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है। फिर क्या फाइंड करना अपने को? H फाइंड करना, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। सबसे पहले तो गिवन दैट, है ना, मतलब क्या दे रखा है, ठीक है। तो कोण एंगल A इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, राइट। देन AB इज इक्वल टू 10√3, ठीक है। और
क्या ज्ञात करना है अपने को? ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, इन एंगल ABC, ठीक है, इन एंगल ABC देखो अपन ने पढ़ा था 6 चैप्टर में, है ना, बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के तो ये फॉर्मूला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हिंदी मीडियम वालों के ठीक है। तो देखो tan का फॉर्मूला अपने परपेंडिकुलर दे रखा और बेस दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है? थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर क्या होता है? tan थीटा। तो हिंदी मीडियम वाला लंब अपॉन आधार, लंब ये और आधार ये, तो ये वाला फॉर्मूला बैठ रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने पहले ही बताया था लास्ट क्लास में, मोस्टली tan थीटा का ही यूज होगा, है ना, हमेशा या तो इधर का हाइट दे रखी होगी या फिर ये डिस्टेंस दे रखा होगा। सो सीधी सी बात है, समझ में आ रही बात? तो देखो अपने को क्या दे रखा है? tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, ठीक है। tan थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री। BC कितना है? H अपॉन AB tan√3। अब अपने को पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? भूल गए? याद होनी चाहिए ना, √3 इज इक्वल टू H अपॉन, ठीक है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे। देखो अपने को फाइंड क्या करना है? एज निकालनी है, तो एज एक साइड रह जाएगा, है ना। एज इज इक्वल टू tan√3 का मल्टीप्लाई, tan√3 इज इक्वल टू इंटू √3, ठीक है। 10 का 1 से होगा 10, √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा, कितना हो जाएगा? 3, और आएगा कितना? 3। तो H इज इक्वल टू कितना आया? 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर। समझ में आई बात? देखो ऐसे होगा, बिल्कुल इजी है। देखो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, 101% इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आना ही है, किसी भी कीमत पर आएगा, लेकिन आएगा। समझ में आ रही बात क्या नहीं आ रही है? ठीक है, देखो क्या दे रखा था, मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले अगर आप किसी भी क्वेश्चन का यदि आपने चित्र बना लिया तो वो क्वेश्चन दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको सॉल्व करने से रोक दे, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या आपको आना भी जरूरी है, यूं नहीं दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं रही, करे ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है, बिल्कुल ईजी है। फिर थीटा जो भी दे रखा है यहाँ पे, कुछ भी भले, है ना, या तो ये चीज़ दे रखी होगी या फिर ये चीज़ दे रखी होगी, कोई एक चीज़ फाइंड करनी होगी, है ना। 2 चीज़ दे रखी होती है, तीसरी वैसे ही अपने को फाइंड आउट हो जाती है। समझ में? 2 चीज़ दे रखी है, देखो ये दे रखा है और थीटा दे रखा है, एज तो फाइंड करना ही रहेगा। समझ में आई बात? तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व होगा। समझ में आई बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ फिर स्टार्ट कराता हूँ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन सबसे पहले, ठीक है, पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखना है, ठीक है। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, घबराना नहीं है, कैसे सोल्व करेंगे। मान लो ये कोई इंसान खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, इसके हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या होगी? ये होगी, और ये ऊपर से देख रहा है नीचे, बराबर। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं मैं बताता हूँ, है ना। सॉल्व ये किससे होगा? एलिवेशन से होगा, ठीक है। कैसे होगा? देखो ये कोई इंसान खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ ये, और ये कहाँ देख रहा है?
नीचे देख रहा है, ठीक है। मतलब इसकी ये वाली लेंथ और इसकी ये वाली लेंथ पैरेलल होगी। पैरेलल कैसे? जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं सीधा देख रहा हूँ, धरती प्लेन ही होगी, ऐसे तो नहीं ऊपर से देख रहा हूँ नीचे देख रहा हूँ, राइट। समझने वाली बात है, ठीक है। मैं पैरेलल देखा मैंने, तो मेरा जो नीचे का मेरी जो बेस है वो भी पैरेलल होगी मेरे, ठीक है। तो ये देख रहा है इसके, और ये क्या होगी? पैरेलल होगी। जो एंगल यहाँ बनेगा, माना कि यहाँ एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा? थीटा बनेगा। क्यों बनेगा? अल्टरनेट एंगल, मतलब एकांतर कोण पढ़े है ना ये तो। ट्रायंगल में आते हैं ना एक रूल, ये भी आता है ये वाला, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, मतलब शिक्षाभिमुख कोण है ना, वर्टिकल अपोजिट, ठीक है। वो समझाने की बात है। मतलब मैं क्या कह रहा था कि जो चीज दे रखा है डिप्रेशन में, उसको यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं, सीधा उसको घुमा के वो एंगल यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। फिर जो भी लेंथ है यहाँ पे, भाई तुम बाय द वे तुमने ये एंगल बनाया, ठीक है, ये डिप्रेशन, ये एंगल बनाया, तो यहाँ पे एच दे रही है, यहाँ पे भी एच ही होगी। यहाँ पे 10 मीटर दे रखा था, यहाँ पे भी 10 होगा। समझ रहे हो बात को? ऐसे, ठीक है। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है। मतलब क्या है? देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसमें दे रखा है, मतलब उन्नयन कोण दे रखा है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना दे रखा है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन एनी बोट फ्रॉम अ 50 मीटर हाइट ब्रिज, मतलब क्या है? एक 50 मीटर की ऊंचाई पर एक ब्रिज बना हुआ, ठीक है, हाइट ब्रिज, और जिसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? हाँ, डिप्रेशन 30 डिग्री है। तो अभी बताया मैंने एंगल ऑफ ये कितना हो जाएगा? इसको छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना है इसको, सब मेरी बात। एंगल ऑफ एलिवेशन से ही ये सोल्व होगा। मैंने बता दिया, रूल है ना भाई, ये जो एंगल ये होगा वो का वो एंगल ही होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण पता है अपने को क्या होता है? जेड बनता है जिसमें, ना ये बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ठीक है। देन क्या कह रहा है? फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड ब्रिज, ठीक है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोट बिटवीन टावर ब्रिज, ठीक है। ये बोट है और ये टावर है, इसके हॉरिजॉन्टल लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मतलब सवाल क्या कह रहा है? एक 50 मीटर ऊंचा एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। उसकी ऊंचाई से बनने वाला जो कोण है वो कितना है? 30 डिग्री है। और उसके बोट के बीच में ब्रिज और उस नाव के बीच में बनने वाली दूरी कितनी है? x है। तो आपने इसकी बीच की दूरी फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि ये 30 डिग्री कैसे हुआ? मतलब भाई कोई चीज़ जितनी लंबी है, मतलब मैं चल रहा हूँ, तो मेरी जो शेडो है ना, परछाई जमीन पे गिरेगी, तो मैं उसको ऊपर से नीचे देखूंगा तो एंगल तो ऐसे ही बनेगा ना। भाई ये मैं चल रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं चल रहा हूँ, मेरी परछाई इतनी लंबी की चल रही है, ठीक है। तो मैं ऊपर यहाँ से मैं देखूंगा तो यहीं देखूंगा, सो मेरी बात, इसलिए एंगल ये बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगुलर है, ठीक है, बार बार नहीं बताना पड़े, ठीक है। समझ में आ गई सवाल क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन बोट फ्रॉम अ 50 मीटर हाइट, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड ब्रिज, ठीक है, बोट एंड ब्रिज के बीच में। फिर वैसे होगा, क्या दे रखा है? गिवन दैट, ठीक है। फिर जो एंगल दे रखा है वो है ना इसका ABC, ठीक है। एंगल की जो भी एंगल दे रखा है वो एंगल कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो भी डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, AC कितना दे रखा है? 50 मीटर, और AB कितना दे रखा है? X। वही फॉर्मूला लगेगा, है ना, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन L, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 50, X, tan थीटा कितना है? 30 की वैल्यू जो रखनी है वो रख के और इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। 1/√3 50 अपॉन X
हाँ 50√3 आंसर आएगा इसका। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ लो थोड़ा सा, उसका नहीं होता है तो फिर उसको अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द शेडो ऑफ अ 1.5 मीटर टेल स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इन द फ्राउंड द बी 1 मीटर एंड द सेम टाइम शेडो ऑफ टावर ऑन ग्राउंड 5 मीटर, द फाइंड आउट टावर, ठीक है। टावर की अपने को हाइट ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई स्टूडेंट है 1.5 मीटर लंबा, वो किसी ग्राउंड में खड़ा है ना, तो उसकी शेडो की लंबाई कितनी है 1 मीटर, ठीक है। एट द सेम टाइम है ना, उसी समय किसी वहां खड़ा है वो है ना, उस टावर की भी एक छाया जमीन पर गिर रही है ना, उसकी छाया की लेंथ कितनी है, शेडो है ना, छाया नहीं शेडो, उसकी तो शेडो की लेंथ है 5 मीटर है, और अपने राइट 2 फिगर बनेंगे। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ABC PQ है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अपने को जो है टावर की लेंथ हाइट फाउंड करनी है, ठीक है। देखो इसमें इसमें भी एंगल थीटा दे रखा है और इसमें भी एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है। देखो कुछ नहीं, बहुत इजी है, दोनों को बराबर में रख के क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखो, सबसे पहले है ये गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट कितना है, जो भी दे रखा है वो देखो, इन ट्रायंगल ABC है ना, AC इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद AB is equal to 1 meter and in triangle PQR क्या दे रखा है, PQ is equal to 5 meter and ठीक है, बस कुछ नहीं है। दोनों एंगल को अब फर्स्ट एंगल ABC एंड ABC में क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है, तो पता है क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB है ना। AC कितना दे रखा है 1.5 मीटर और ये कितना दे रखा है 1 मीटर, ठीक है। ये कितना है tan थीटा, ठीक है। इसको यहीं तक छोड़ दो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इन एंगल PQR, ठीक है। PQR में भी वही चीज दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। PR कितना दे रखा है H और PQ कितना दे रखा है 5, tan थीटा कितना है, tan थीटा इज tan थीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगी फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना। दोनों इक्वेशन N2 बोथ आर पुट ऑन इक्वल, ठीक है। दोनों इक्वेशन को क्या रखना है, बराबर में रखना है, देन क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। पर tan थीटा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को इक्वल में रखना है, उससे क्या फाइंड हो जाएगा, अपनी जो हाइट निकालनी है वो अपने को फाइंड हो जाएगी। समझ आई बात? देखो इतना छोड़ा है तुमको करना है ना, वैसे तो एग्जाम्पल सारे सोल्व है, इस चैप्टर में एग्जाम्पल ही हैं,
ठीक है, तो देख के भी कर सकते हो और मन से भी कर सकते हो, देख के भी मन से कर सकते हो। समझ में आई बात? अपनी ईमानदारी अपने साथ। ठीक है, चलो धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम हमारा लेसन 5 हीरो कंटिन्यू कर रहे थे। मैंने एक अलग हट के थोड़ा कॉमिक टॉपिक लिया है फॉर अ चेंज। स्वामी की एक स्टोरी पढ़ रहे थे। स्वामी जो काफ़ी सीधा साधा और डरपोक टाइप का बच्चा है, लेकिन उसके फादर उसको काफ़ी ब्रेव बनाना चाह रहे हैं। तो उसके फादर को एक इंसिडेंट पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, और एक उसी के एज के बच्चे के बारे में एक आर्टिकल आता है कि उसने टाइगर के साथ एक फेस टू फेस फाइट किया और उससे रिलेटेड कुछ बातें उसके और फादर के बीच में होती है। एक चैलेंज सा उसके फादर उसके सामने रख देते स्टडी रूम में या ऑफिस रूम में सोने का, और वही हम इंसिडेंट पढ़ रहे थे कि उसके फादर उसको उठा के बिस्तर में से और ऑफिस रूम की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ पर स्वामी कहता है कि लाइट मैं चालू रख सकता हूँ, तो उसके फादर ना कहते हैं। वो कहते हैं कि क्या मैं डोर ओपन रख सकता हूँ। वो उसके लिए हाँ कह देते हैं कि ठीक है तुम डोर ओपन रख सकते हो, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम आधी रात को उठ के डर के मारे अपने बिस्तर को रोल करके अपनी ग्रैनी के पास वापस आके नहीं सोओगे। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। स्वामी बहुत कट ऑफ मतलब टूटा हुआ, कट कर देना, यानी इस लाइन का मतलब है स्वामी ये महसूस कर रहा था कि उसके प्रति किसी को कोई इंसानियत या दया नहीं है। He was pained and angry. He did not like the stain of cruelty he saw in his father's nature. He hated the newspaper for printing the tiger's story. अब यहाँ पर उसको इस बात का गुस्सा आता है कि किसी को भी उसके ऊपर दया नहीं आ रही है, कोई भी उसके लिए मतलब फील नहीं कर रहा है कि एक अकेला बच्चा बेचारा छोटा सा ऑफिस के अंदर जाके सोएगा। देन एक जो क्रूअल्टी उसके फादर दिखा रहे थे उससे भी वो काफ़ी हर्ट थे। फादर का जो नेचर था वो उससे काफ़ी वो हर्ट हो रहा था। न्यूज़पेपर प्रिंटिंग वाले पे वो गुस्सा कर रहा है कि किसने ये प्रिंट कर दिया होगा टाइगर वाली स्टोरी, जिसका भुगतान उसको करना पड़ रहा है, जिसका पनिशमेंट उसको मिल रहा है। He wished that the tiger hadn't spared the boy who did not appear to be a boy after all the monster, boy after all but a monster। अब वो कह रहा है कि जो न्यूज़पेपर वाला होगा वो बॉय को बॉय क्यों नहीं समझ रहा है, बॉय को मॉन्स्टर समझ के क्यों सारी चीज़ें उसने प्रिंट कर दी होगी और क्यों इस बात को इतना ज़्यादा बढ़ाया होगा। As the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster। अब वो फाइनली जाके सो तो गया। अब जैसे जैसे घर में अंधेरा होने लग गया, जैसे जैसे रात गहरी होने लग गई, वैसे वैसे उसकी जो हार्ट बीट थी वो बढ़ रही थी, क्योंकि वो अकेला सोया था। He remembered all the stories of the devil and ghost he had heard in his life। वो अब तक जितना बड़ा हुआ है और अब तक उसने जितनी भी गोस्ट की स्टोरी सुन रखी है, डेविल्स की और गोस्ट की, सारी की सारी उसको उस रात याद आने लग गई। How often had his chum Mani seen the devil in the banyan tree in his street's end। और उसको ये भी याद आने लग गया कि कैसे उसका जो फ्रेंड है उन्होंने स्ट्रीट के एंड में बनियान ट्री के पास में डेविल को देखा था। And what about poor Muniswami's father who spat our blood because the devils near the rivers had slapped his chick when he was returning home late one night। अब उसको ये भी याद आने लग गया कि कैसे मुनिस्वामी के फादर के मुंह से खून निकलने लग गए थे जब डेविल ने उनको एक स्लैप मारी थी, एक चांटा लगा दिया था, और जब वो नदी के किनारे से लौट रहे थे आधी रात के। तो जितनी भी हॉरर स्टोरीज थी वो सारी की सारी उसको याद आ रही थी। आप लोग भी देखते होंगे ना, जब आप कोई हॉरर मूवी और हॉरर सीरियल रात को देख लेते हैं
तो या तो उसका म्यूजिक ऑफ करके देखते हैं क्योंकि म्यूजिक से बहुत डर लगता है, या तो फिर देखते तो है लेकिन उसके बाद बाहर नहीं जाएंगे। बाहर अगर किसी ने कह दिया कि पानी ग्लास में पानी लेकर आओ, तब भी आप उस रूम को छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो भी किसी को अपने साथ लेकर आ जाएंगे। तो हॉरर डर सबको लगता है, ऐसा स्वामी को भी लग रहा था। उसका नाइट का जो डर था वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। एंड सो ऑन एंड ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यू, इसी तरह उसके जो डर के थॉट्स थे वो कंटिन्यूटी में बढ़ते ही जा रहे थे। ही वॉज फेंट विथ फियर, वो डर के मारे बहुत ज्यादा ही कांपने लग गया था। अ रे ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड इन द कास्ट शैडो ऑन द वॉल, बस उसके पास लाइट की एक शेडो आ रही थी, जो बाहर एक स्ट्रीट लैंप लग रहा था, उसकी परछाई, उसकी लाइट की एक फ्लैश आ रही थी विंडो पे, बस वही उसके लिए लाइट थी। दो द स्टिलनेस ऑल काइंड ऑफ नॉइज रीच हिज ears, ticking of the clock, rusting of the trees, snoring sound and some vague night insects humming. Yes, अब उसको सारी तरह की नॉइजेस सुनाई दे रही थी। क्या क्या? रात को आप बहुत ज़्यादा गहरा साइलेंस हो जाता है तो क्लॉक की जो टिक टिक की आवाज़ होती है वो भी उसको सुनाई दे रही थी। स्नोरिंग की, घर में कोई अगर खराटे ले रहा था तो उसकी आवाज़ भी उसको सुनाई दे रही थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी तो पेड़ के पत्ते आपस में जो आवाज कर रहे थे वो भी उसको सुनाई दे रहे थे। यहाँ तक कि आपने देखा होगा डीप नाइट्स में रात को बाहर की तरफ झिंगुर की आवाज आती है, यानी कि कोई एनिमल इंसेक्ट्स होते हैं जो चींची की आवाजें निकालते हैं, तो वो सारी भी आवाजें उसको उस डीप साइलेंस में बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद द ब्लैंकेट एज इफ इट वर एन आर्म आउट, covered himself so completely that they could hardly breathe. Every moment he expected the devil to come up and clutch at his throat and carry him away. There was the instance of his old friend of 4th class who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to Siam और नेपाल। यस, यहाँ पर एक इंसिडेंट आ रहा है और उसके अलावा भी उसकी सारी जो वॉइस सुनाई दे रही थी उससे वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने अपनी फटाफट से ब्लैंकेट खोली और अपने आप को पूरा सा कवर कर दिया, पूरा ऊपर तक ओढ़ लिया, उतना भी जगह नहीं छोड़ी कि वो वहाँ से सांस भी ले सके। उसके दिमाग में एक ही थॉट आ रहा था कि अभी एक डेविल आएगा, उसको गर्दन से पकड़ेगा, उसको दबोचेगा और अपने साथ चुपचाप से लेकर चला जाएगा। जैसा कि उसने सुन रखा था कि उसका एक 4th क्लास में कोई फ्रेंड था जो अचानक रातों रात कहीं गायब हो गया और बाद में सुनने में आया कि उसको कहीं दूर कोई भूत जो है नेपाल ले जाकर छोड़ आया। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये जस्ट एज कॉमिक स्टोरी है, गोस्ट की स्टोरी है। आप भी जानते हैं भूत वगैरह गोस्ट वगैरह कुछ होते नहीं है, लेकिन ये हमारा डर है जो हमारे अंदर होता है। Swami hurriedly got up and spread his bed under the bench and the couch. There it seemed to be much safer place, more compact and reassuming. Yes, अब उसने अपने बेड को उठाया और नीचे की तरफ बेंच जो लग रही थी, जिस बेंच पे उसके फादर ने सोने को कहा था, उसके नीचे अपने बिस्तर लगा दिए और वो वहां पर दब के सो गया। उसको लगा कि ये सेफेस्ट जगह है, अगर कोई गोस्ट वोस्ट आ भी गया, कोई डेविल उसको पकड़ने के लिए आ गया तो बेंच तो खाली है, वो बेंच के नीचे झुक के थोड़ी देखेगा, इसलिए उसको वहां से पकड़ के नहीं ले जाएगा। He shut his eyes tightly and encased himself in his blanket once again, and unknown to himself fell asleep, and in sleep he was racked with nightmares. Yes, अब उसने अपने आप को बहुत टाइट कर लिया और ब्लैंकेट फिर से ओढ़कर सो गया और जल्दी ही उसको गहरी नींद भी आने लग गई और नींद के मारे वो इतनी गहरी नींद आने लग गई उसको कि वो धीरे धीरे नाइटमेयर्स यानी सपनों में खो गया। अ टाइगर वॉज चेजिंग हिम, और सपने भी, भाई सपने क्या होते हैं, नाइटमेयर्स क्या होते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम दिन भर सुनते
या पढ़ते हैं वही चीज़ें हमारे रात को सपने में आती है। तो उसने पूरे दिन भर टाइगर की स्टोरी पढ़ी थी, तो रात को सपने में भी उसके टाइगर ही आना था। और टाइगर वॉज चेजिंग हिम, टाइगर उसका पीछा कर रहा था। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, ही desperately tried to escape but his feet would not move. The tiger was at his back and could near his its jaw. यहाँ कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं बुक से पढ़ लेती हूँ। Could hear its claws scratch the ground, scratch, and then the light thunned. Swami tried to open his eyes, but his eyelids would not open and nightmares continue. He threatened to continue all his life. Swami groaned in despair and escapable dream. Yes. अब वो देख रहा है कि शेर मेरा पीछा कर रहा है, पीछा करते करते धीरे धीरे उसको पकड़ रहा है, स्क्रैच कर रहा है और वो अपनी आंखों को खोलना चाह रहा है। आप भी समझते ना, जब आप बहुत गहरे सपने में होते हैं तो जल्दी से उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। तो सेम थिंग स्वामी के साथ हो रही, वो भी बहुत गहरे सपने में है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है, अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इतना डर चुका है कि उसकी आंखें खुल भी नहीं रही हैं और वो अपने सपनों के अंदर ही खोया हुआ है। ये यहाँ से हम बाद में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होता है, कैसे वो अपने सपने से बाहर आता है और उसके साथ क्या इंसिडेंट होता है। थैंक यू। कल हमने अपनी क्लास में क्रिया टॉपिक पर चर्चा की थी। क्रिया के बाद आज हमारा नया प्रकरण है जो कारक। और कारक क्या है, कारक की क्या परिभाषा होगी और कारक के कितने भेद हैं, कारक का क्या प्रयोग होता है, कारक का हमारे हिंदी व्याकरण में क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कि कारक क्या है। देखिए, हाँ, कारक, कारक परिभाषा, कारक का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात किसी भी कार्य को करने वाला जो होता है वह कारक होता है। क्रिया का निष्पादक, किसी भी कार्य को जो समाप्त करने वाला, निष्पादन करने वाला होता है वह उसे हिंदी में कारक कहते हैं। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अब कारक में क्या क्या चाहिए, विभक्ति चाहिए। कारक में विभक्ति चिन्ह होता है, उसे कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो चिन्ह होता है उसे हम विभक्ति कहते हैं। कारक के प्रमुख भेद कितने हैं, तो कारक के भेदों की बात करें तो कारक के प्रमुख तो 8 भेद होते हैं। संस्कृत में 6 प्रकार के कारक होते हैं, लेकिन हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक की बात करें, क्रिया को करने वाले को व्याकरण में कर्ता कहते हैं। अर्थात जो भी व्याकरण में जो कर्ता होता है वह कार्य का निष्पादक होता है। कर्ता के बिना किसी प्रकार के कार्य की संभावना ही नहीं की जा सकती है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है। जो कर्ता होता है या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। जैसे बात करें कि मोहन संज्ञा है, वह सर्वनाम है, तो संज्ञा और सर्वनाम ही होता है और क्रिया से उसका संबंध होता है। जो भी काम किया गया, जैसे मोहन लिखता है तो क्रिया क्या, लिखना, और उससे संबंध किससे है, मोहन से। तो चाहे क्रिया सकर्मक हो अकर्मक हो, लेकिन वास्तविकता में क्रिया जो कारक का संबंध किससे है, क्रिया से होता है। और विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ होता है। जो कर्ता कारक के जो विभक्ति का प्रयोग होता है चिन्ह का, वह सकर्मक क्रिया के साथ होता है और भूतकाल में होता है। अकर्मक के साथ कभी भी कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता है। विभक्ति का प्रयोग जो होता है सकर्मक क्रिया के साथ, और वो भी भूतकाल में, वर्तमान और भविष्य में नहीं। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, या मोहन कौन है, कर्ता, क्रिया कौन सी है, सकर्मक, क्या लिखा, पत्र लिखा। विमला ने दूध पिया, क्या पिया, दूध। तो यहाँ पर दोनों जो वाक्य हैं उसमें क्रिया जो है सकर्मक है और भी क्या है, सकर्मक के साथ साथ भूतकाल में भी है, क्योंकि लिखा और पिया जो भूतकाल में होने वाली क्रियाएं हैं।
कर्म कारक, दूसरा क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता है। सजीव कर्म कारक जो होंगे उनके साथ कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग होगा, निर्जीव के साथ नहीं। जैसे वह पत्र लिखता है, मोहन ने श्याम को पुस्तक दी। अब देखो इन दोनों में, पहले वाक्य में वह पत्र लिखता है, पत्र हमारे क्या है, निर्जीव कर्म है, सजीव नहीं है। लेकिन यहाँ दूसरा मोहन ने श्याम को पुस्तक दी। अब मोहन सजीव करता है, पुस्तक मोहन ने पुस्तक दी किसको, क्या वह किसको का प्रश्न है, किसको, श्याम को। श्याम हमारा कौन है, सजीव कर्म है, इसलिए जहां सजीव होगा उसके साथ को का प्रयोग होगा, निर्जीव के साथ नहीं, लेकिन कर्म कारक जरूर होगा। इसके बाद कर्म कारक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आज्ञा सूचक शब्दों में, निर्जीव के लिए भी हो सकता है। जहां आज्ञा हो, जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, पुस्तक को मत फाड़ो। अब यहाँ पर अकर्मक क्रिया जब भले हैं, कर्म अकर्मक है, लेकिन फिर भी वह आज्ञा जनित वाक्य होने के कारण यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, कर्म का प्रयोग होगा, कर्म कारक का प्रयोग होगा। स्वाभाविक क्रियाओं में को विभक्ति का प्रयोग होता है। उसको प्यास लगी है, राम को बुखार हो रहा है, तो स्वाभाविक क्रिया, उसको प्यास लगी है, उसको भूख लगी है, जो स्वाभाविक क्रिया उसमें भी कर्म कारक का प्रयोग होता है। आगे बात करें तो तीसरा कारक आता है हमारा करण कारक। करण का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ साधन, अर्थात जो भी कर्ता जिस साधन का प्रयोग करके कोई कार्य निष्पादित करता है तो उस साधन को करण कारक कहते हैं। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह से के द्वारा है। अब जो करण कारक में हम देखा कि से और के द्वारा का प्रयोग होता है, और मैं कलम से लिखता हूं। अब यहाँ माध्यम क्या है, कलम से। उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ, उसे किससे पत्र प्राप्त हुआ, डाकिये द्वारा, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो गया, करण कारक हो गया, से और के द्वारा का प्रयोग होगा। आगे चले, आज्ञाजनित वाक्य। आज्ञाजनित वाक्यों में भी देखें, ध्यान से अध्ययन करो, आज्ञा दी गई है, वहां पर भी करण कारक प्रयोग होगा। राम पेन से नहीं पेंसिल से चित्र बनाओ, अब उसको भी आज्ञा दी है, सजेशन दिया गया है, वहां आज्ञा हो, सजेशन जो आपको दी, सूचना दी गई है, उसके आधार पर यहाँ पर आपका कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। सीख में भी करण कारक का प्रयोग होता है। मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, तो यहाँ सीख दी गई है, मेहनत से सफलता मिलती है, मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, अच्छे काम से अच्छा परिणाम मिलता है। जहाँ पर ऐसा दिया है, सीख दी है, वहाँ पर भी करण कारक का प्रयोग होता है। गुण और स्थिति में भी, राम हृदय से दयालु है, वह स्वभाव से कंजूस है, गुणों में भी करण कारक का प्रयोग। रीति से, विद्यार्थी क्रम से खड़े हैं, सभी विद्यार्थी क्रम से आवे, इस प्रकार जो दिया हो उसमें भी यहाँ पर करण कारक। मूल्य आंकने में भी सेब किस भाव से दे रहे हो, अनार किस भाव से दे रहे हो, विभिन्न प्रकार के फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में जो भाव ताव किया जाता है उसमें भी करण कारक होता है। उत्पत्ति के क्रम में सोना, धरती, सोना खानों से मिलता है, तो अर्थात जो खानों से निकलना, चांदी खानों से निकलता है, तो जो हीरे जवाहरात जो भी निकलते हैं वो सब उत्पत्ति होती है, जिनकी भी उनकी सबकी के बारे में करण कारक होता है। कमी दिखाने के लिए भी, बुखार से बहुत कमजोर हो गया, इस प्रकार के वाक्य भी आ जाते हैं, वहां पर भी हमें करण कारक का प्रयोग। फिर प्रार्थना और निवेदन में भी ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे, अध्यापक से पूछकर कक्षा से बाहर जाओ, इसमें भी आपके करण कारक होता है। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है कि सम धन प्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए और को है। जहां क्रिया द्विकर्मी हो, जहां दो कर्म हो, वहां विभक्ति को का प्रयोग होगा। जैसे लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया, यहाँ पर तो एक ही कर्म है, इसलिए क्योंकि लोगों ने किसके लिए दान दिया, बाढ़ पीड़ितों के लिए, एक कर्म है। मेरिट में आने के लिए मेहनत, कहाँ किसके लिए, मेरिट में आने के लिए एक ही बार।
फिर को का प्रयोग देखें, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, जहां देने के अर्थ में राजा ने गरीबों को, जहां दो कर्म, राजा ने क्या दिए, कंबल एक कर्म, दूसरा क्या है, किसको दिए, गरीबों को, तो जहां पर दो कर्म है इसलिए वहां पर द्विकर्मी क्रिया होने के कारण यहां संप्रदान के लिए को विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग होगा। पुलिस ने चोर को दंड दिया, तो पुलिस ने चोर को दंड दिया, इसमें भी क्या होगा, संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। इस प्रकार अपने आज के विषय में 4 कुल कारक क्या है, कारक के परिभाषा क्या है, उनके प्रमुख भेद 8 हैं, उनमें से 4 का अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नए में वापस जो 4 बचे हुए हैं उसका अध्ययन करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। पिछली क्लास में अपन ने जो लेसन स्टार्ट किया था, लेसन नंबर 6, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। और उसके बारे में पढ़ के अपन ने क्या सीखा था, अपन बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ वी राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड हाउ वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, कैसे उसको बैलेंस किया जाता है, ये सारी चीज़ें अपन सीख चुके थे। और लगभग अपन ने 2 या 3 रिएक्शन लेके किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का सीखा था। और मैंने उसमें क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आपको बैलेंस करना है तो उसके जो चरण दे रखे हैं, स्टेप्स दे रखे हैं, उस स्टेप्स को आप याद रखेंगे तो आपके बैलेंस हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी बैलेंस रिएक्शन लिखने के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि उस फॉर्मूले में से एलिमेंट की पहचान करना, तत्व की पहचान करना। अगर आपको एलिमेंट या तत्व की पहचान है तो जाके आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, अदरवाइज कभी बैलेंस नहीं होगी। अगर आप Na को Na न लिख के N और A अलग अलग कर देंगे तो बैलेंस कभी नहीं होगा। Cl में C और L अलग अलग कर देंगे तो बैलेंस कभी नहीं होगा ना। SO4 एक साथ लिख देंगे तो कभी बैलेंस नहीं होगा। S अलग है, O अलग है। इट मीन्स आपको पीरियोडिक टेबल जो है, आपकी आवर्त सारणी जो है, वो आपको अच्छी तरह से देख के उसको समझनी होगी। उसके जो तत्व हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज लेना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, तो ही जाके आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर पाओगे। 1-2 एग्जांपल अपन और देख लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के, कि कैसे उसको बैलेंस करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को कैसे अपन उसको बैलेंस करें, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करें। तो कुछ अभिक्रिया अपन ने पहले सीख ली थी और कुछ एग्जांपल्स अपन 1-2 और देख लेते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अलग अलग टाइप्स की जो रिएक्शन है वो कैसे की जाती है, वो कैसे होती है। जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ NaCl H2O, ये तो अपन ने लिख ली थी। दूसरा लिखते हैं, जैसे मान लो एक रिएक्शन लिखते हैं अपन BaCl2 प्लस अमोनियम एल्यूमिनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट नहीं, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस। देखो आपको एग्जाम में क्या देंगे कि इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए, ऐसा भी दे सकते हैं। मान लो यहाँ का कंटेंट दे नहीं और सीधा इधर के 2 प्रोडक्ट दे दें, 2 रिएक्टेंट दे दें, प्रोडक्ट में से एक हटा दें, एक प्लस करके जो प्रोडक्ट निकल रहा है या प्रोडक्ट बन रहा है, जो गैस बन रही है, जो भी चीज़ बन रही है आपका कंटेंट, वो दे दिया जाए और एक को हटा दिया जाए। ऐसा भी एग्जाम में दे सकते हैं। इट मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स, जो आप छोटी क्लास में सॉल्व करते हैं, उस तरीके से भी रिएक्शन को दिया जा सकता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इन दोनों की रिएक्शन करवाइए। किसकी, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट की। तो आपके क्या बन जाता है, एक तो बेरियम सल्फेट, देखो क्या से बना, यहां से बी आया, ये बन गया बेरियम, ये आपके क्लोराइड, ये आपके एल्यूमिनियम, और ये SO4 को बोलते हैं सल्फेट, और बाहर लगा थ्राइस, इसको पूरा क्या बोलते हैं, SO4 का होल थ्राइस। पूरा फॉर्मूला क्या हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब Ba को किससे जोड़ दिया, SO4 से, बचा क्या, Al2 और Cl2, तो क्या बन जाएगा, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना, ये बन जाएगा। तो
ये अब इसको बैलेंस करना है, हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अपनी इक्वेशन बन गई है, अपन ने कोई भी संख्या आगे नहीं लगाई है, सिर्फ रिएक्शन को लिखा है। तो यहाँ क्या बन गया, एक तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बन गया। अब इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले काम, एरो के नीचे एक लाइन खींच दो, दोनों को सेपरेट कर दो। कौन से, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, अभिकारक और उत्पाद को, दोनों को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद सबसे पहली शर्त जो मैंने आपको बताई, सबसे पहला रूल जो मैंने आपको बताया, एलिमेंट की पहचान, तत्व की पहचान। तत्व की पहचान कैसे, जैसे बी को अलग निकाल दूं, ऐसा नहीं, बी ए पूरा बेरियम है तो पूरा एलिमेंट लिखना है, Cl पूरा क्लोराइड है, Cl लिखना है। अब प्लस के अंदर कितने भी हो वो आपको सारे एक साइड लिख देना है, मतलब पूरे रिएक्टेंट के एलिमेंट को सीरीज में लिख लेना है। यहाँ एल्यूमिनियम है, ये लिख दिया। SO4 में S अलग है, O अलग है। O मीन्स जानते हो आप ऑक्सीजन होता है, S मीन्स सल्फर होता है। ये अपने पास क्या आ गए, 5 एलिमेंट आ गए। गिन लो, 1 2 3 4 और 5। इनकी संख्या कितनी है वो नहीं देखना आप लोग को, संख्या तो अणुभार के हिसाब से लगाते रहते हैं, लेकिन मेन फॉर्मूला जो है अपने पास एलिमेंट की पहचान का, वो एलिमेंट की पहचान को लिख लिया अपन ने। फिर यही सीरीज जो बनी हुई है, सेम सीरीज को यहाँ लिख लो, क्योंकि रिएक्टेंट से बनने वाले प्रोडक्ट भी उसी के समान होंगे, सिर्फ फॉर्मूले के रूप में चेंज हो जाएंगे, एलिमेंट चेंज नहीं होंगे ना। एलिमेंट तो वो के वो ही रहेंगे। मान लो Ba जाके SO4 से जुड़ गया तो Ba ही रहा, SO4 ही रहा, है ना। ये पहले इससे जुड़ा हुआ था, यहाँ से जुड़ के यहाँ आ गया, है ना, फर्क कुछ नहीं पड़ा। फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन आया, एलिमेंट में डिफरेंशिएशन कभी नहीं आएगा। तो पांचों एलिमेंट है, जो सीरीज यहाँ थी वो की वही वहां लगा दी। अब गिनो, देखो Ba यहाँ 1 है, गिन के लगा लो। Cl2 है, ये Cl2, Al2 है, ये 2, ठीक है। अब S कितना है, जो ब्रैकेट के बाहर का नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर जितने एलिमेंट है उनके लिए वो नंबर लागू होता है। तो S के साथ कोई नीचे संख्या नहीं है ना। अगर संख्या होती, नंबर होता तो इससे मल्टीप्लाई हो जाता, मैथ्स वाला लॉ है ना। बाहर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो O के साथ नीचे 4 है और ब्रैकेट के बाहर भी 3 है, तो O के लिए क्या हो जाएगा, 3 और 4, जो नंबर 4 है और नंबर 3 है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। S के साथ कोई नंबर नहीं है, 1 लगा तो 1 अपने आप में 1 शो हो रहा है ना। रिएक्शन में कभी 1 का इस्तेमाल नहीं होगा। तो S के साथ क्या हो गया, 3, ठीक है। और O कितने हो गए, 4 3 जा 12, ठीक है। ये नंबर अपन ने काउंट करके लिख लिया। अब क्या किया, ये देखो Ba कितना है 1, S कितना है 1, O कितना है यहाँ 4, Al कितना है 1, Cl कितना है 3। ये सारी चीजें अपन ने संख्यात्मक रूप से जो पहली एज इट इज रिएक्शन के अंदर थी उन सबको अपन ने उतार दिया। उतारने के बाद क्या करेंगे, जो वेरिएशन है उस वेरिएशन को पढ़ेंगे अपन, है ना। क्या पढ़ेंगे, वेरिएशन को पढ़ेंगे। कहाँ वेरिएशन आ रहा है, मान लो Ba अंदर 1 है, यहाँ भी Ba 1 है, तो कोई चेंजेस करना ही नहीं अपने को, उसको देखना ही नहीं। यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl3 है, क्या है, वहां 3 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ मैं 1 लगा दूं तो 3 हो गया, क्या 2 1 जा 2, कोई मतलब नहीं रहा। तो मैंने पहले ही आपको सिखा दिया क्या, कि रिएक्शन के अंदर 1 का कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैं मान लो यहाँ 2 लगा देता हूं, देखो तो नीचे की संख्या का हमेशा आगे की संख्या से क्या संबंध बनता है, क्या रिश्ता बनता है, मल्टीप्लाई का। तो 2 2 जा 4, लेकिन ये 4 हो रहा है। अब मैं यहाँ 4 कर चुका हूं, अब इस 3 को मुझे 4 करना पड़ेगा। तो 3 का ऐसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता जिससे 4 बने, तो अपन इस जगह पे 2 का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अपन क्या लगाएं, 3 लगाने से क्या होगा, ये Cl2 कितना हो गया, 2 3 जा 6, कितना हो गया 6। अब 3 की डिजिट में मल्टीप्लाई 2 से करें तो Cl यहाँ भी 6 हो सकता है। तो यहाँ मैं क्या कर दूं, 2 लगा दूं, तो ये Cl कितना हो गया, यहाँ 6 हो गया। यहाँ 2 लगाते ही Cl को तो अपन ने बैलेंस कर दिया, लेकिन एल्यूमिनियम का बिगड़ गया मामला। एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, ये देखो है ना ऑलरेडी, और यहाँ एल्यूमिनियम 1 था, तो एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। यहाँ 2, यहाँ 2, तो एल्यूमिनियम बैलेंस, Cl भी बैलेंस। अब क्या बचा अपने पास, Ba यहाँ 3 है, दिख रहा है आपको, यहाँ Ba कितना हो गया 3 लगाने से, यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ Ba कितना है 1, इसको 3 करें, ये 3, तो यहाँ Ba को तो अपन ने बैलेंस कर दिया, हो गया। Ba कितना हो गया
बैलेंस हो गया, बेरियम बैलेंस हो गया। अब यहाँ 3 लगाते, यहाँ 3 लगाने से क्या हुआ, ये तो अपन बैलेंस कर चुके हैं Cl का, तो 3 लगाने से बेरियम भी बैलेंस हो गया। लेकिन ये S3 हो गया और O कितने हो गए 12, कितने हो गए 4 3 जा 12 हो गए। अब O को अपन क्या कर दें 12 कर दें, S को कितना कर दें 3 कर दें और बेरियम 3 की यही था। अब देखो वापस चेक करो, ये Ba3 मिलाना है, 3 Ba है और कहीं है तो नहीं ढूंढ लिया, 3 Ba है और कहीं है तो ढूंढ लिया, हो गया Cl 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बराबर एल्यूमिनियम 2, इधर भी एल्यूमिनियम 2 बराबर S कितना है 3, इधर S कितना है 3 बराबर O कितना है 4 3 जा 12, इधर O कितना है 4 3 जा 12। क्लियर। तो जब भी कोई ब्रैकेट वाली डिजिट्स आ जाए, ब्रैकेट वाले एलिमेंट्स आ जाए, तो क्या ध्यान रखना है, अगर उस एलिमेंट के नीचे कोई डिजिट है और ब्रैकेट के बाहर भी है तो आपस में मल्टीप्लिकेशन का संबंध है उससे, और उसके साथ कोई नंबर नहीं है तो वो डिजिट दोनों के लिए है, लेकिन नीचे वाली डिजिट के साथ मल्टीप्लाई और उसके साथ के डिजिट नहीं है तो वो उसके लिए भी लागू होती है। यहाँ के लिए कोई लागू नहीं होगी, ये 3 इस एल्यूमिनियम के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाता। ये होगी रिएक्शन आपकी। अब इसी रिएक्शन में क्या समझा दूं आपको, देखो यही रिएक्शन आपके जब रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे अपन, ये रिएक्शन वहां भी काम आएगी। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो अपन अलग अलग टाइप्स की रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो उस रिएक्शन के टाइप्स में क्या आएगा आपके, एक तो कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन जिसे अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं, O का जुड़ना, H का जुड़ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना, है ना, धन आयन का जुड़ना, ऋण आयन का जुड़ना, इस तरह से सारी एक्टिविटी बनती है। तो ये रिएक्शन के जो टाइप्स हैं उनको अलग अलग तरीके से जब अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखनी पड़ेगी, जब अपन एक रिएक्शन का टाइप्स पढ़ेंगे, कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं आएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विविस्थापन, द्वि मतलब डबल और विस्थापन मतलब होता है अपनी जगह से हट जाना। सिंगल विस्थापन या डबल विस्थापन में क्या फर्क होता है, सिंगल विस्थापन जब होता है या सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जब होता है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है और जो टूटा हुआ है वो आपस में अलग निकल जाता है, वो किसी से कोई ज्वाइंट नहीं होता। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, 2 टूटते हैं और 2 नए बनते हैं। जैसे यहाँ एल्यूमिनियम सल्फेट था, यहाँ बेरियम क्लोराइड था, अब Ba ने जाके SO4 से जुड़ा तो यहाँ से एल्यूमिनियम टूटा, यहाँ से Cl टूटा, तो ये दोनों भी आपस में जुड़ेंगे तो 2 चीजें नहीं बनेगी। लेकिन सिंगल में क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में इस तरह से, जैसे मान लो Na+H2SO4 लिखा तो क्या बन गया, Na2SO4, Na से जाके SO4 जुड़ गया। अब ये H2 जो बचा है, ये H2 आपका अलग निकल गया है ना, ये किसी और एलिमेंट से नहीं जुड़ा, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी रिएक्शन आएगी अपन देखेंगे बहुत सारी लिख के, तो मोस्ट ऑफ इसमें एग्जांपल याद होने चाहिए। अगर दे दिया प्रश्न विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझाइए या डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंगल एंड डबल, तो उसके अंदर आपको रिएक्शंस लिख के समझाना पड़ेगा, इक्वेशन लिख के समझाना पड़ेगा, कोई उसमें थ्योरी काम में नहीं आएगी। तो जितना ज्यादा रिएक्शंस आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, उतारेंगे कॉपी के अंदर, उतना ज़्यादा सीखते जाएंगे, क्योंकि ये एज इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूले की तरह काम आते हैं। अगर BaCl2 4 दिन तक याद नहीं रखा कि तो किसका फॉर्मूला 5वें दिन बोलोगे कहाँ से पढ़ा था, कौन सा है, क्या है ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए, इसको कंटिन्यू देखना पड़ेगा तो भूलोगे नहीं, है ना, वैसा करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। तो ये आपको मैंने बैलेंस करना एक रिएक्शन के तौर पर और समझा दिया। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, है ना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। बैलेंस करना आप सीख चुके हो, और भी प्रैक्टिस करना, है ना, घर बैठे बैठे सारी रिएक्शन को किताब से लिख लेना और आगे की संख्या मत लिखना। ऐसा नहीं संख्या भी उतारते जा रहे हैं फिर बैलेंस कर रहे हैं, सिर्फ आपको संख्याएं छोड़ देनी है, रिएक्शन लिख देनी है और संख्याएं छोड़ देनी है, फिर संख्या अपनी मर्जी से लगानी है ना। क्योंकि बुक के अंदर कोई रिएक्शन दी होगी तो वो मान लो साथ में संख्याएं लगा के दी होगी, क्योंकि बुक के अंदर बैलेंस केमिकल इक्वेशन आती है ज़्यादातर, तो आपको संख्या नहीं उतारनी आगे की। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, कोई संख्या नीचे लिखी हुई है, मान लो ये O2 लिखा हुआ है, H2O लिखा हुआ है, ऐसा नहीं H और O लिख दें और 2 हटा दें, ये नहीं, जो भी आगे नंबर है वो नंबर हटाना है, नीचे और पीछे का नंबर
नहीं हटाना, ये ध्यान रखना, वरना फॉर्मूला बिगड़ जाएगा। आपको फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ आगे के डिजिट को हटा के लिखना है। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से प्रकार की है या टाइप्स की है उसको अपन देखते हैं। तो किताब में आपके बहुत सारी टाइप्स दे रखी है, अपन वन बाय वन एक एक को देख लेते हैं। पहला मैं लिख रहा हूं आपके कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजन। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, है ना, नाम से क्या लग रहा है, जुड़ने वाला, संयोज करना, है ना, संयोग करना, कॉम्बिनेशन, जुड़ना, या कंपोजिशन भी बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है आपकी, उस रिएक्शन के अंदर में देखो मैं सब एग्जांपल ही लिखूंगा, आपके रिएक्शन ही लिखूंगा ज्यादातर, उसकी थ्योरी नहीं लिखूंगा। थ्योरी में क्या आपका नाम से बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन रिएक्शन से ही सारी चीज समझेंगे, क्योंकि रिएक्शन लेसन का नाम ही क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। तो रिएक्शन ही देखनी है अपने को, थ्योरी नहीं पढ़नी है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कैसे संयोजन होता है, देखो मान लो ये क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको मैंने क्या किया, जल से जोड़ दिया। क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराई। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको शुरू के अंदर। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बिना बुझा चूना। क्या है, बिना बुझा चूना, क्विक लाइम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, बिना बुझा चूना। बुझा चूना। और ये कैसे बनता है, जब कैल्शियम की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है ना, और उसके अंदर जो पानी है वो वेपर अलग निकल जाए, एक O इधर जुड़ जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या है, चूना है ना। और इसी चूने से बहुत सारी अभिक्रिया बन जाएगी। कैसी कैसी अभिक्रिया बन जाएगी, जब आप जाते हैं मार्केट में चूना खरीद के लाते हैं, है ना, चूना मतलब क्या होता है, व्हाइट वाश वाला चूना, है ना, घरों में व्हाइट वाश करते हैं दिवाली के सीजन में, ध्यान रखना। तो वो जो कट्टा लेके आते हैं, उस कट्टे का फॉर्मूला ये है, जब मार्केट से खरीद के लेके आए, जब उसे पानी के साथ मिक्स किया, देखो यहाँ रिएक्शन के टाइप्स कौन सा है, एक तो कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम्पल समझा रहा हूं वो एग्जाम्पल किसका वो भी बता करेंगे अपन। तो उस चूने को लाके अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिकली समझना, इस चूने को लाके क्या करते हैं अपन, सबसे पहले पानी में डालते हैं, और जब पानी में डालते हैं तो आप उसके अंदर एक एक्टिविटी नोट करते हैं, एक एक्टिविटी देते हैं। क्या देखते हैं कि चूने को पानी में मिलाते ही उसमें से बुलबुले निकलते हैं ना, गैस निकलती है। तो वो बुलबुले जब निकलते हैं तो उस बुलबुले से हीट बाहर आती है, उस हीट के बाहर को आने को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, ऊष्मा बाहर निकलती हो, हीट बाहर निकलती हो, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी रिएक्शन अपन ने इससे कराई तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ये अभिक्रिया करा दी अपन ने, तो बुझा हुआ चूना बन गया। ठीक है ना, तो ये आपका एक्वस मटेरियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्वस, लसलसा बन जाएगा। तो ये आपका बन गया बुझा हुआ चूना, जिसे बोलते हैं स्लैक्ड लाइम या लाइम वाटर, चूने का पानी, दूधिया पानी, है ना। तो वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये कैल्शियम, ये चूना लाए थे तब का है, ये चूना पानी में मिला दिया तब का है। अब देखना, इसी के साथ मैं एक रिएक्शन और समझा देता हूं आपको। ये चूने का पानी क्या करते हैं अपन, दीवारों पे पोत देते हैं ना, दीवारों पे लगा देते हैं, तो दीवारें क्या होती है, चमक जाती हैं, वाइट हो जाती है, नयापन आ जाता है ना। तो उस समय जब उसके ऊपर हाथ घुमाएंगे अपन, जब लगाते हैं और उसी समय हाथ घुमाते हैं तो वो चूना हाथ में आ जाता है, जैसे चौक का पाउडर आता है, तो आपका हाथ वाइट हो जाता है ना। लेकिन वो चूना जब आपके अंदर के सीमेंट से जुड़ जाता है
टाइट हो जाता है, ठीक है ना। टाइट होने के बाद वो चूना क्या हो जाता है, इस तरीके से देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, अंदर रहता कौन है जिसके अंदर चूना लगाया जा रहा है, उस कमरे में इंसान रहते हैं ना, हम रहते हैं। तो हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वो चूने का वाइट दीवार या वो चूने की परत इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, CaO। तो यहां से हो गया, एक ओ ये और दो ये हो, कितने हो गए, 3 और एक CA, तो क्या बन गया, CaCO3। क्या बन गया, CaCO3। अब देखो एक CA ये रहा, एक CA हो गया, एक CA रहा, एक CA रहा, O कितने हैं, 2 और 2 4। देखो दो ब्रैकेट के बाहर वाली डिजिट ब्रैकेट को दोनों वाले साथ में होगी, तो 2 O थे, एक O अपन ने ले लिया, तो 2 दिए और एक ये, 3 हो गए। अब बचा क्या, एक तो 2 H बच गए और एक O बच गया, तो ये एक 2 H और एक O, तो क्या निकल गया, जल। अब ये जल निकलेगा, दिखेगा नहीं, ये वाटर निकलेगा नहीं आपको कि पानी आ गया, कहां से आ गया, पानी नहीं आया। ये क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, है ना, इवापोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा इसका ना, ये बाहर निकल जाएगा, ट्रांसपिरेट हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाएगी कुछ दिनों के बाद उस दीवार पे, फिर वो चूना आपके हाथ में नहीं आएगा। तो क्या होगी, 3 अभिक्रिया होगी। देखो, लाए थे चूना तब ये था, ठीक है, पानी में डाला तो ये हो गया, इसकी अभिक्रिया करके अपन ने पोत दिया, फिर कुछ दिन बाद घर में अंदर रहने लगे तो ये बन गया। तो चूना कहां से कहां तक पहुंच गया। तो ये सारी अभिक्रिया जो बता रहा हूं आपकी क्या है, ये आपके संयोजन की अभिक्रिया है। यहां पे भी जोड़ना अभिक्रिया कर रहा है ना, जुड़ रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी संयोजन अभिक्रिया, जिसके अंदर 2 फॉर्मूले ले लो, 2 यौगिक ले लो, है ना, 2 कंपाउंड ले लो, 2 कंपाउंड आपस में जुड़ेंगे, एक नया कंपाउंड बनेगा। इसी को आप कॉम्बिनेशन या संयोजन की अभिक्रिया कहते हैं। अब अपन इसके आगे की जो भी रिएक्शन है ना, कॉम्बिनेशन होगी, डीकंपोजिशन आएगी, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट आएगी, वो जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होती है उसके अंदर अपन आगे की जो रिएक्शन बची हुई है उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Okay, good morning students. We now again resume with our class that we left yesterday. और कल हमने ये देखा था कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसको वो प्रॉस्पेरिटी कैसे आई और जो लोग उसमें से शिफ्ट किया वो दूसरे कौन कौन से कामों में इंडल्ज हुए। नाउ वी स्टार्ट विद अवर सेकंड पैराग्राफ। अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए अभी मैंने कल भी बताया था आपको ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, कैसे इंडिया के अंदर कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स को न्यू टेक्निक्स दी, तो ये न्यू मेथड्स बोला जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या हो रहा था, पहले आप सपोज कीजिए कि पहले ओल्ड प्रिमिटिव मेथड से अगर आपका 100 बैग्स का प्रोडक्शन होता था, 100 बोरी गेहूँ होता था, तो विद द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स अब वो डेवलप हो गया या बूस्टअप हो गया, 200 हो गया या 250 हो गया। अब इतने प्रोडक्शन को करना क्या था, ऑब्वियसली दैट वाज टू बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल। तो इससे किसको बढ़ावा मिला, इंडस्ट्रीज को, क्योंकि इंडस्ट्रीज को ये लगने लगा कि माल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा मिलेगा। सो दैट कैन यू सी फैक्ट्रीज वेर एस्टेब्लिश्ड एंड प्रोपेकेटेड, और बहुत ज़्यादा उनमें वृद्धि हुई, तेज़ी से बढ़ने लगे। दोज पीपल हु अर्लियर यूज टू वर्क इन द फील्ड्स, अब पहले लोग जो खेतों में काम करते थे, स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, उनका भी जो सेक्टर था वो चेंज हो गया। ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ चीपर गुड्स इन फैक्ट्रीज, अब फैक्ट्री में जो भी चीज़ बनती है वो सस्ती बनती है। द सेकेंडरी सेक्टर बिकम मोर इंपॉर्टेंट विद द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कोई भी आप हैंडमेड चीज़ होती है दैट इज़ वेरी कॉस्टली बिकॉज ऑफ द लेबर दैट इज़ इंक्लूडेड, कॉस्ट जो उसकी वो लेबर से बढ़ जाती है। फैक्ट्री में कोई चीज़ बनती है दैट इज़ ऑलवेज चीप, तो चीप की मांग ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस डिमांड, उसको सप्लाई बढ़ानी थी, सप्लाई बढ़ाने से उसके अंदर ज़्यादा डिमांड होने लगी। सो दैट इज़ द रीज़न द सेकेंडरी सेक्टर बिकम वे मोर इंपॉर्टेंट विद द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वहाँ पे लोगों को मांग बढ़ने लगी तो प्रोडक्शन बढ़ने लगा, प्रोडक्शन बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। एज अ कंसिक्वेंस, और इसी का परिणाम था, रिजल्ट था, वर्क स्टार्टेड टू बी डन इन एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो। अब लोग फैक्ट्रियों में ज़्यादा काम करने लगे। इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन 8 आवर्स शिफ्ट दे यूज टू वर्क फॉर 12 आवर्स, 13 आवर्स, उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता था। इन द पास्ट 100 ईयर्स, पिछले 100 सालों में, देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट फ्रॉम
secondary to tertiary sector in developed countries. We are talking about developed countries. डेवलप कंट्रीज के अंदर क्यों ये शिफ्ट हुआ, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा हमको आगे चलना पड़ेगा. देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज में प्रीवियसली people used to work in secondary sector. ओके, सेकेंडरी में काम करते थे. तो ऐसा क्या हुआ कि दे स्टार्टेड टू शिफ्टिंग इन टेरिटरी सेक्टर. इस सेक्टर में फ्रॉम सेकंड सेक्टर टू थर्ड में क्यों गए? एंड द रीजन वाज, फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे थे. पहला तो था एजुकेशन, शिक्षा, ठीक है. देन अगेन इट इज स्किल डेवलपमेंट, कौशल. ओके, तो हमारे यहाँ पे अभी हम प्राइमरी सेक्टर में ही बात कर रहे हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलप कंट्रीज में. वो सेकेंडरी से टेरिटरी में क्यों गए? बिकॉज एक तो ये काम था कि वो एजुकेटेड थे, दूसरा स्किल्स थे, और तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड दैट इज मॉनिटरी. इसमें पैसा ज़्यादा था, लॉट ऑफ मनी. समझ में आया बात आपको? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो उनका पैसा मिल रहा था, दैट वाज लेबर बेस्ड. दैट वाज लेबर बेस्ड. आपको लेबर बेस्ड पैसा ही मिलता था. लेबर बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि वो श्रमिक थे, काम करो और तनख्वाह पाओ. बट यहाँ पे उनकी स्किल्स की वजह से, उनके एजुकेशन की वजह से उनको पैसा ज़्यादा मिलने लगा. तो पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग टू टेरिटरी सेक्टर. आया समझ में? ये डेवलप कंट्रीज के अंदर इस तरीके से हमको समझना है. नाउ यहाँ देखिए, आप अभी आ गया, ये इस लाइन को समझा हमने. इन द पास्ट 100 years देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टेरिटरी सेक्टर इन डेवलप कंट्रीज. सेकेंडरी से वो लोग कहाँ पे आ गए? टेरिटरी में आ गए. दूसरा, एक और चीज़, क्यों सेकेंडरी से टेरिटरी में आए? सेकेंडरी में पहले क्या था कि लेबर बेस्ड काम ज़्यादा था, अब मशीन बेस्ड काम ज़्यादा हो गया. एडवांस टेक्निक्स थी, रोबोटिक मशीन्स आ गई, जिसके अंदर एक ही आदमी कंप्यूटर्स की हेल्प से हज़ारों लोगों का काम कर सकता था. तो वो लोग जो वहाँ से अनएम्प्लॉयड हुए, दे स्टार्टेड टू शिफ्टिंग टू टेरिटरी से. तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वो शिफ्टिंग हुई. नाउ द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल पोल्यूशन. वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग, डेवलप और अंडर डेवलप, किसी भी, इवन इन इंडिया, अभी सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन टेरिटरी सेक्टर का है. किसका है? टेरिटरी सेक्टर का. मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर. आ गया समझ में आपको? दिस कंडीशन इज क्लियरली नोटिसेबल इन डेवलप कंट्रीज. डेवलप कंट्रीज के अंदर ये कंडीशन आपको क्यों नजर आती है कि अगर आप एक सर्वे करो, इफ़ यू सर्वे मेक अ सर्वे ऑफ ओनली 10 पीपल, 10 लोगों का सर्वे करोगे, तब आपको क्या पता चलेगा? आपको ये पता चलेगा कि वो लोग, ईच एंड एवरी पर्सन इज प्रोवाइडिंग इज सर्विस, कोई भी लेबर बेस्ड काम नहीं कर रहा है. सो दैट इज द रीज़न. तो ये आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसके अंदर प्राइमरी सेक्टर के अंदर चेंज आया, डेवलप कंट्रीज़ में सेकेंडरी टू टेरिटरी शिफ्ट हुआ. तो सब लोग अपने अपने रीजन से, अपने अपने कारणों से वहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है. पहले आप देखते थे खेतों के अंदर कितना काम होता था, अभी विद द हेल्प ऑफ अ जस्ट ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर की वजह मदद से कितना सारा काम हो जाता है. सो बेसिकली दिस आर सम बेसिक रीजन्स, रूट रीजन्स, जड़ के कारण हैं जिसकी वजह से शिफ्टिंग हो रही है. ठीक है, और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे हम. राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, कि अब प्रोडक्शन में टेरिटरी सेक्टर की डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है. हम देख रहे हैं कि इवन इन डेवलपिंग कंट्रीज, भारत जैसे देशों में भी अब लोग जो हैं वो टेरिटरी की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं. इन द लास्ट फ्यू ईयर्स प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. सब में बढ़ा है, सबके अपने अपने रीजंस हैं. अगर प्राइमरी में बोलोगे तो गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स हो गया है, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हो गया है, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर हो गया.
सेकेंडरी में जाएंगे तो यूज़ ऑफ एडवांस टेक्निक्स इन मशीनरी, हाईटेक मशीनरीज हो गई है। तो और मशीन्स की सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि दे नेवर गेट टायर्ड, कभी भी थकती नहीं है। सो प्रोडक्शन कैन बी अनस्टॉपेबल, उनको नहीं रोक सकते अपन। बट द हाइएस्ट डेवलपमेंट हैज़ बीन विटनेस इन टेरिटरी सेक्टर। सबसे ज़्यादा अगर हमने डेवलपमेंट देखा तो इस सेक्टर में आया है। एज अ रिजल्ट टेरिटरी सेक्टर इमर्ज एज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। पहले सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किससे होता था? कंट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, दैट वाज ऑफ प्राइमरी सेक्टर, बट नाउ इट इज शिफ्टेड टू टेरिटरी। ऑल्दो in India significant change has been noticed in the contribution of all these three sectors in contest to gross domestic product। इंडिया के अगर कंटेस्ट में देखें तो तीनों में जो जीडीपी है वो काफ़ी बड़ी है। yet there has been no significant change in employment। आप देखिए प्रोडक्शन बढ़ा है, जीडीपी बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है, बट एम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसा क्यों? वाई डिड ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉट अकर फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर? जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो सेक्टर है उसमें से शिफ्टिंग इधर क्यों नहीं हुई? तो क्या कह रहे हैं, कारण ये कि वहाँ मांग नहीं है ना। द रीजन बिहाइंड इज दैट sufficient employment opportunities were not generated in secondary and tertiary sectors। If सिंगल पर्सन है, अगर एक ही व्यक्ति है तो वो अपना ज़्यादा टाइम देकर के ज़्यादा काम कर लेता है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट ही इज़ नॉट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अनदर पर्सन। मैं ये काम तो ये मैं भी कर लूँगा और ये भी मैं कर लूँगा, दो लोगों का काम मैं अकेला कर लूँगा और मैं मेरी सैलरी जो है वो ज़्यादा ले लूँगा। समझ में बात आ रही है आपको? इफ़ देर इज़ पर्टिकुलर गैप ऑफ वर्क, भाई वर्क का गैप है कि नहीं, ये लिमिटेशन कह सकते हैं कि एक व्यक्ति इतना ही काम करेगा तो दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये काम भी मैं कर लूँगा, ये काम भी मैं कर लूँगा। तो ये इंडिया के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। एज अ रिजल्ट अराउंड हाफ ऑफ द वर्क फोर्स इन नेशन इज एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर। आधी पॉपुलेशन हमारी प्राइमरी सेक्टर में जुड़ी हुई है, मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर, हुज कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज इवन लोअर देन 15%। पूरे देश की आधी जनसंख्या एग्रीकल्चर वर्क में है और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? ओनली 15%। अभी मैं बताऊंगा। इन कंपेरिजन टू कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर इन जीडीपी अकाउंट्स टू मोर देन 85%। These sectors provide employment to approximately 50% of the people। आपको इसको ऐसे समझना होगा। सपोज ये देखिए आप, ये कंट्री की हमारी पॉपुलेशन है और उस कंट्री की पॉपुलेशन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये 50% पीपल है, दे आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर और रेस्ट ऑफ द 50% आर, ये सब कौन से टेरिटरी सेक्टर में। अब इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? इनका कंट्रीब्यूशन केवल 15% है और इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 85%। और इसको भी हम अगर डेप्थ में जाए तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो टेरिटरी सेक्टर क्या कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे हाईएस्ट है। ओके, तो ये हमको समझना होगा कि क्यों दिस सेक्टर्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द पीपल। हम बात करें सेकेंडरी और टेरिटरी की, जिनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 85%। ओके, तो ये हम लोगों ने कुछ देखा कि कैसे कौन सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों चीज़ें अलग है और उसका मीनिंग क्या होता है। सो टिल देन जो आज से पढ़ाया उसको एक बार आपको रिवाइज करना है। थैंक यू।